एस लिखे चैनल पर इतिहास की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हिस्ट्री एसएससी के सारे ही एग्जाम में पूछी जाती है। बाकी जितने भी परीक्षा में इतिहास पूछा जाता है उसके लिए आप ये क्लास ले सकते हैं। इस चैनल पर हम डिटेल में हिस्ट्री को डिस्कस करने वाले हैं। आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि पहली बात तो ये कि हिस्ट्री में आपको कोई इक्वेशन सॉल्व तो करना नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं रटना है, सिर्फ आपको बातें सुनना है और उन बातों को याद रखना है। लेकिन देखिए, इतिहास एग्जाम के लिए तो पढ़ना ही है, हिस्ट्री के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन इतिहास एक ऐसा विषय है कि एग्जाम से ज्यादा महत्व उसका हमारे जीवन में होता है। एग्जाम से ज्यादा जरूरी इतिहास हमारे जीवन के लिए है, क्योंकि इतिहास हमें बहुत सारी बातों को सिखा रहा होता है, बहुत सारी बातें हमें जानने को मिलती हैं, जिन बातों को हम आने वाले अपने जीवन में 5 साल 10 साल 20 साल बाद जिन बातों को अनुभव करेंगे, इतिहास उन बातों को महज 1 घंटे में, महज 1 महीने में उन बातों को अनुभव कराता है। इतिहास हमें बताता है कि कौन सी गलतियां हमें नहीं करना है, किन बातों का ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात, इतिहास हमें बहुत सारी चीजों में ये बता रहा होता है कि इस काम का परिणाम क्या हो सकता है, क्योंकि पिछले कुछ व्यक्तियों ने जो कार्य करे हैं, अच्छे हैं बेकार हैं जो भी है, तो उनका परिणाम हमें पहले से इतिहास के द्वारा पता रहता है कि उस व्यक्ति ने ऐसा कार्य किया था तो उसका परिणाम ये निकला। तो उस चीज के लिए हम पहले से ही सतर्क हो रहे होते हैं। इतिहास हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है, बहुत सारी बातें हमको सिखाता है। जिन और कोई विषय आप, मैं नाम नहीं लूंगा, आप कोई भी विषय ले लीजिए, वो महज आपकी परीक्षा तक ही सीमित है। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि जब आप जब सेवा करेंगे, आपकी जब नौकरी लग जाएगी, तो शायद उन बातों का आपके जीवन में महत्व ना के बराबर हो। लेकिन इतिहास एक ऐसा विषय है कि आपके पूरे जीवन के लिए वो होगा। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हिस्ट्री को न सिर्फ एग्जाम के पर्पज से पढ़िए, आपके अंदर ये होना चाहिए, आप जब भी हिस्ट्री की क्लास में बैठे, मेरे ही नहीं किसी कहीं और से भी आप इतिहास पढ़ते हैं, तो आपके अंदर ये होना चाहिए कि आज कुछ नई बातें सीखने को मिलेगी, हमें इतिहास से कुछ सीखने को मिलेगा, कोई नई अनुभव मिलेगा। इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आपको पता है कि हमारा टॉपिक चल रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता की 3 क्लासेस पहले हो चुकी है, आज इस टॉपिक की चौथी क्लास है, फोर्थ क्लास है। कल की क्लास में मैंने आपको हड़प्पा सभ्यता के जो साइट्स हैं, जो मेन साइट्स थी, जिन स्थलों से हमें काफी सारे साक्ष्य प्राप्त हुए, उन सारे स्थलों को मैंने आपको बताया। आज हम उन्हीं स्थलों को डिस्कस करेंगे कि किस स्थल से हमें कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए। आज हम उन साक्ष्यों पर बात करेंगे कि किस स्थान से हमें क्या मिला। तो उन सारी चीजों पर हम आज की और कल की क्लास में चर्चा करेंगे। तो पिछली क्लासेस अगर आपने नहीं की है तो एक बार आप उन्हें देख लीजिए, क्योंकि अब ये टॉपिक महज 2 से 3 दिन का बचा है। बाकी बहुत सारी बातें हमने पिछले 3 क्लासेस में डिस्कस की। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने कल आपको जितने भी स्थल बताए उसमें से आज हम बात करेंगे कि किस स्थल से क्या क्या प्राप्त हुआ। मैंने कल की क्लास में भी आपको बताया था कि ऐसा नहीं है कि जितने स्थल मैंने कल आपको बताए सिंधु घाटी सभ्यता के सिर्फ वही स्थल है, सिर्फ वही साइट है। बाकी और भी काफी सारे स्थल हैं, साइट्स है, जहां से बहुत सारी चीजें, कहीं से कुछ साक्ष्य हमको मिले। लेकिन कल मैंने आपको उन स्थलों को बताया जहां से बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त हुए, इस सभ्यता की बहुत सारी जानकारियां प्राप्त हुई। सबसे पहले डालेंगे, सबसे पहले हड़प्पा की ही बात करते हैं। सबसे पहले हम हड़प्पा की ही बात करते हैं। सबसे पहले हम हड़प्पा की ही बात करते हैं, ठीक है।
हड़प्पा मैंने आपको पहली क्लास में भी बताया था, कल की क्लास में भी बताया कि हड़प्पा कहाँ, हड़प्पा की खोज कहाँ की गई? पाकिस्तान में। और आज ये जो पाकिस्तान में आज जो हड़प्पा वाला क्षेत्र है, आज इसको पाकिस्तान में साहिवाल जिले के नाम से जाना जाता है। आज पाकिस्तान में क्या कहा जाता है? साहिवाल जिला। कल की क्लास में मैंने आपको बताया कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। किस वर्ष में की? 1921 में की। 1921 में की। ठीक है। अच्छा, और क्या बताया था भैया मैंने? तो मैंने आपको भैया बताया था, मैंने आपको बताया था, हाँ, मैंने आपको बताया था कि ये हड़प्पा किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर। और रावी नदी के भी कौन से हैंड पर, कौन से तट पर? तो आप कह देंगे कि आपने कल भैया बताया था कि रावी नदी के बाएं तट पर, लेफ्ट हैंड पर, बाएं तट पर, लेफ्ट हैंड पर। ठीक है। स्थान मैंने बताया था पाकिस्तान। हड़प्पा, हड़प्पा 1921 में इसकी खोज की गई, दयाराम साहनी के द्वारा खोज की गई। आज हम देखेंगे, आज हम देखेंगे कि हड़प्पा से हमें कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए, कौन सी जानकारियां हमें सिंधु घाटी सभ्यता की प्राप्त हुई। ठीक है। तो लिखेंगे हड़प्पा से हमें कांसे की इक्का गाड़ी प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई? कांसे की इक्का गाड़ी, कांसे की इक्का गाड़ी। और मैंने आपको बताया था, पहली क्लास में बताया था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो राजस्थान से तांबा मंगाया करते थे, और अफगानिस्तान से, राजस्थान से तांबा, अफगानिस्तान से टिन, और दोनों को मिलाकर एक धातु बना दिया करते थे, एक धातु बनाया करते थे जिसको कहा गया कांसा, कहा गया यानी कि ब्रॉन्ज कहा गया। और ये मोटे तौर पर इस चीज का प्रयोग किया करते थे, इसलिए हम इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। ये मैंने आपको पहली ही क्लास में बताया। ठीक है। तो कांसे की इक्का गाड़ी, ठीक है, तो कांसे की, ठीक है, कांसे की इक्का गाड़ी, ठीक है, कांसे की इक्का गाड़ी, ठीक है। तो कांसे की इक्का गाड़ी, हड़प्पा से क्या क्या मिला? कांसे की, कांसे की इक्का गाड़ी मिली, कांसे की इक्का गाड़ी मिली। और क्या मिला? स्वास्थिक चिन्ह। और क्या प्राप्त हुआ? स्वास्थिक चिन्ह। क्या मिला? स्वास्थिक चिन्ह। ठीक है। स्वास्थिक चिन्ह, ठीक है, स्वास्थिक चिन्ह। और स्वास्थिक चिन्ह मिलने का अर्थ यह है कि ये लोग धार्मिक भी थे। कैसे थे? इस सभ्यता के लोग धार्मिक भी रहे होंगे। ठीक है। तो कांसे की इक्का गाड़ी प्राप्त हुई, स्वास्थिक चिन्ह प्राप्त हुआ, कांसे की इक्का गाड़ी प्राप्त हुई, स्वास्थिक चिन्ह प्राप्त हुआ। और 90 डिग्री, 90 डिग्री कोण पर बनी, 90 डिग्री कोण पर, 90 डिग्री कोण पर बनी, 90 डिग्री कोण पर बनी सड़कें, 90 डिग्री कोण पर, 90 डिग्री कोण पर बनी सड़क। और मैंने आपको बताया था कि हम सिंधु घाटी सभ्यता के ऋणी हैं। बहुत सारी बातें हमने सभ्यता से सीखी, हमने अपनी सभ्यता से सीखी। ठीक है। तो हड़प्पा से हमें क्या मिला? 90 डिग्री कोण पर बनी सड़कें, 90 डिग्री कोण पर बनी सड़कें। मैंने कल बताया था मैंने कल बताया था, अ, पहली क्लास में भी बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत सारी बातें हमने सीखी। तो हड़प्पा से हमें 90 डिग्री कोण पर बनी सड़कें प्राप्त हुई, यानी कि इस प्रकार, यानी कि इस प्रकार से कुछ बनी हुई सड़कें हमें मिली, इस प्रकार। तो इस प्रकार से बनी हमें कुछ सड़कें हड़प्पा में देखने को मिली। तो हमने हमने और आप, अगर आप आज की सड़कों से तुलना करेंगे तो आपने देखा होगा कि जो मेन रोड होते हैं, मैं गलियों की बात नहीं करूंगा, मैं लोकल रोड की बात नहीं करूंगा, जो मेन रोड होते हैं, जो मेन रोड, अगर वर्तमान में हम अपने रोडों से तुलना करें, वर्तमान में हम अपनी सड़कों से तुलना करें, तो आप देखेंगे कि वर्तमान में हमारी जो सड़कें हैं वो कुछ इस प्रकार से हों।
वो कुछ इस प्रकार से होती है। वर्तमान में हम अपनी सड़कों से तुलना करें तो वो कुछ इस कर्व शेप में होती है। किस शेप में होती है? कर्व शेप में। तो हमने तो हम हमें जब हमने इस प्रकार की सड़कों को पहले से ही देखा था, तो हमें इसका रिजल्ट पहले से ही मालूम चल गया कि भाई अगर इस प्रकार से 90 डिग्री की कोण पर सड़कें बना दी जाए, तो ऐसा हो सकता है कि मान लो अगर इधर से कोई कोई वाहन आ रहा है, ठीक है, अगर इधर से कोई वाहन आ रहा है, तो वो गाड़ी जब तक वो गाड़ी यहाँ पहुंच जाएगी, यहाँ तक पहुंचने के बाद भी उसे इधर का दिखाई नहीं देगा कि इधर से कौन सी गाड़ी आ रही है, ठीक है। तो इधर से आने वाली गाड़ी यहाँ तक पहुंच जाएगी, तब भी उसको इधर का दिखाई नहीं देगा, और इधर से आने वाला वाहन यहाँ तक पहुंच जाएगा, तब भी उसको नहीं पता चलेगा कि इधर से कौन आ रहा है ना। और यहाँ पर पता चलेगा तो फिर क्या ही फायदा। तो आपने देखा होगा वर्तमान की सड़कों से अगर हम तुलना करें, तो वर्तमान में हमारी सड़कें कुछ इस प्रकार से होती है। यानी अगर हमारा इधर से कोई वाहन आएगा, तो यहाँ तक भी अगर वो आ जाएगा, तो उसको यहाँ से ही इधर का उसको दिखने लगेगा कि इधर से कोई वाहन आ रहा है या नहीं। और इधर से कोई वाहन आएगा तो यहाँ तक आने के बाद भी उसको ये दिखाई देगा, है ना। और कहीं तो यहीं से दिखाई देगा, ठीक है। तो इतना गैप जो है, इतना फासला रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो इस सभ्यता से हमने काफी चीजें सीखी, ठीक है। तो हड़प्पा से हमें क्या प्राप्त हुआ? कांसे की इक्का गाड़ी, स्वास्तिक चिन्ह, और तीसरा मैंने बताया 90 डिग्री कोण पर बनी सड़कें हमको हड़प्पा से प्राप्त हुई, ठीक है। हड़प्पा में हमें क्या मिली? 90 डिग्री कोण पर बनी सड़कें। और क्या था? हड़प्पा से हमें कपास की खेती प्राप्त हुई। किसकी खेती? कपास की खेती, ठीक है। कपास की खेती लिखेंगे, कपास की खेती, कपास की खेती, कपास की खेती, ठीक है। कपास की खेती हमें कहां से मिली? कपास की खेती हमें कपास की खेती हमें हड़प्पा से मिली। कपास की खेती कहां से मिली? कपास की खेती हमको हड़प्पा से मिली, ठीक है। अच्छा, कपास की खेती। और हमें हड़प्पा से शवों को दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए। शवों को दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए। आप कहोगे कि भैया शवों को दफनाने के साक्ष्य कैसे मिल सकते हैं? तो कब्रिस्तान मिला। क्या मिला? कब्रिस्तान, जहां पर सभ्यता के लोग अपने शवों को दफनाया करते थे, ठीक है। तो शवों को दफनाने के साक्ष्य यानी कि कब्रिस्तान, यानी कि कब्रिस्तान, यानी कि कब्रिस्तान, ठीक है। और कब्रिस्तान को क्या कहा गया? R37 कहा गया, ठीक है। और कब्रिस्तान को क्या कहा गया? R37 कहा गया, ठीक है। R37 कहा गया, ठीक है। R37 कहा गया, R37 कहा गया, ठीक है। R37 कहा गया। अच्छा, और क्या प्राप्त हुआ? और हमें लकड़ी का ताबूत, लकड़ी का ताबूत मिला, ठीक है। हम जो बात कर रहे हैं, हम ये एविडेंसेस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? हम एविडेंसेस की बात कर रहे हैं। हम एविडेंसेस की बात कर रहे हैं कि हमें हमें किस जगह से क्या एविडेंसेस मिले इस सिविलाइजेशन के। हम एविडेंसेस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एविडेंसेस की बात कर रहे हैं, यानी कि साक्ष्यों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख लेंगे, हम एविडेंसेस की बात कर रहे हैं, यानी कि साक्ष्यों की बात कर रहे हैं कि किस स्थान से हमको क्या प्राप्त हुआ। तो अब तक मैंने आपको बताया हड़प्पा से कांसे की इक्का गाड़ी, स्वास्तिक चिन्ह, 90 डिग्री कोण पर बनी सड़कें, कपास की खेती और शवों को दफनाने के साथ यानी कि कब्रिस्तान प्राप्त हुआ। और क्या मिला? लकड़ी का ताबूत, लकड़ी का लकड़ी का ताबूत, लकड़ी का ताबूत मिला। क्या मिला? लकड़ी का ताबूत मिला, ठीक है। लकड़ी का ताबूत मिला। और मैंने आपको बताया था, पहली क्लास में बताया था कि इस सभ्यता से हमें हमें कुछ ऐसे, इस सभ्यता के हमें जो मकान मिले,
उनके जो मुख्य दरवाजे हुआ करते थे वो घर के अंदर खुला करते थे, ना कि बाहर। घरों के जो मुख्य दरवाजे हुआ करते थे वो घर के अंदर खुला करते थे, ना कि घर के बाहर। और वही उसी उसी प्रणाली के ऊपर आज भी हमारे घरों के जो मुख्य दरवाजे होते हैं वो घर के अंदर खुलते हैं, ताकि सड़कों पर जो मेन रोड है उस पर जो लोग जाते हैं, उन जाने वाले लोगों को दिक्कत ना हो। भाई घर के गेट अगर बाहर खुलेंगे तो लोगों को दिक्कतें आएंगी। तो इस सभ्यता में जो घरों के मुख्य दरवाजे थे वो घर के अंदर खुला करते थे, घर के अंदर खुला करते थे। हड़प्पा से और क्या मिला? घरों के दरवाजे अंदर खुलना, दरवाजों का अंदर खुलना। दरवाजों का अंदर खुलना, दरवाजों का अंदर खुलना, ठीक है। घरों के जो मुख्य दरवाजे हुआ करते थे वो अंदर खुला करते थे, ठीक है। मुख्य दरवाजों का अंदर खुलना, मुख्य दरवाजों का अंदर खुलना। और क्या प्राप्त हुआ? और लिखेंगे, स्त्री के गर्भ से, स्त्री के गर्भ से निकलते पौधे का चित्र, स्त्री के गर्भ से निकलते पौधे का चित्र, स्त्री के गर्भ से निकलते पौधे का चित्र, स्त्री के गर्भ से निकलते पौधे का हमको चित्र प्राप्त हुआ। हड़प्पा से क्या प्राप्त हुआ? स्त्री के गर्भ से निकलते पौधे का चित्र, ठीक है। तो कांसे की कगाड़ी, स्वास्तिक चिन्ह, 90 डिग्री कोण पर बनी सड़कें, कपास की खेती, कब्रिस्तान यानी कि शवों को दफनाने के साक्ष्य। उसके बाद लकड़ी का ताबूत, लकड़ी का ताबूत, दरवाजों का घर के अंदर खुलना, घरों के जो मुख्य दरवाजे हुआ करते थे वो घर के अंदर खुला करते थे, ठीक है। स्त्री के गर्भ से निकलते पौधे का चित्र, स्त्री के गर्भ से निकलते पौधे का चित्र। और क्या प्राप्त हुआ? अच्छा, और क्या प्राप्त हुआ? और मैं इधर लिख देता हूँ, चलो इधर लिख लो, इधर लिख लो, ठीक है। चलो पहले इतना लिखिए, चलो इधर लिख देता हूँ, ठीक है। बाकी बाकी मैं इधर लिखता हूँ, ठीक है। और क्या मिला? और हमको मिला, और हमको मिला मुद्रा बनाने की सेल खड़ी, मुद्रा बनाने की सेल खड़ी, यानी कि जो वो अपनी मुद्राएं बनाया करते थे उसकी सेल खड़ी हमको मिली। यानी कि जिस सांचे में वो अपनी मुद्राओं को ढालते थे, तो मुद्रा बनाने की सेल खड़ी हमको मिली, मुद्रा बनाने की सेल खड़ी, ठीक है। मुद्रा बनाने की सेल खड़ी, मुद्रा बनाने की सेल खड़ी, ठीक है। मुद्रा बनाने की सेल खड़ी। और क्या मिला? मुद्रा बनाने की सेल खड़ी, और क्या मिला? सुरक्षा दुर्ग, सुरक्षा दुर्ग, सुरक्षा दुर्ग, ठीक है। मुद्रा बनाने की सेल खड़ी, सुरक्षा दुर्ग, मुद्रा बनाने की सेल खड़ी, सुरक्षा दुर्ग। तो हम उन चीजों पर बात कर रहे हैं, उन स्थलों की बात करेंगे जहां से काफी सारे साक्ष्य प्राप्त हुए। आप देख पा रहे होंगे कि इतनी सारी चीजें हमें हड़प्पा से प्राप्त हुई। अच्छा, और क्या मिला? हड़प्पा से हमें हड़प्पा से हमें महिला के साथ बच्चे का दफन कंकाल प्राप्त हुआ था। क्या प्राप्त हुआ था? महिला के साथ बच्चे का दफन कंकाल। तो जब महिला के साथ बच्चे का कंकाल हमको प्राप्त हुआ, इससे हमने अनुमान लगाया, इससे हमने पता लगाया कि शायद शायद उस महिला की प्रसव पीड़ा से मृत्यु हो गई होगी। किससे? प्रसव पीड़ा से मृत्यु हो गई होगी। प्रसव पीड़ा आप समझते ही होंगे। जब जब माता बच्चों को, संतान को जन्म देती है तो उस वक्त जो पीड़ा होती है उसको हम प्रसव पीड़ा कह रहे हैं, ठीक है। तो जब हमें महिला के साथ बच्चे का कंकाल मिला, हमने पता लगाया कि संभवतः एक महिला की प्रसव पीड़ा से मृत्यु हो गई होगी। क्योंकि क्योंकि किसी बच्चे को किसी और महिला के साथ क्यों दफनाया जाए?
किसी बच्चे को किसी और महिला के साथ क्यों दफनाया जाएगा, है ना। तो संभवतः प्रसव पीड़ा से उस महिला की क्या हुई होगी, मृत्यु हो गई होगी, ठीक है। तो उसको भी लिखेंगे, महिला के साथ बच्चे का दफन कंकाल, महिला के साथ बच्चे का दफन कंकाल, ठीक है। महिला के साथ, आप यहाँ पर सब पॉइंट डालें, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये मैंने बताया 9, और ये हो जाएगा 10, ठीक है। अच्छा, और लिखिएगा, महिला के साथ महिला के साथ दफन बच्चे का कंकाल, महिला के साथ दफन बच्चे का कंकाल, ठीक है। तो 11वां पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, महिला के साथ दफन बच्चे का कंकाल, ठीक है। तो संभवतः उस महिला की प्रसव पीड़ा से मृत्यु हो गई होगी, ठीक है। प्रसव पीड़ा से मृत्यु हो गई, ठीक है भाई। तो मेरे सभी भाई बहन इन सारी बातों को अच्छे से याद रखेंगे, अच्छे से इसको लिखेंगे, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि इस प्रकार से लिखिए, इस प्रकार से लिखिए, आप अपनी भाषा में नोट्स बनाइएगा, कभी भी मेरी भाषा में नोट्स मत बनाइए। आप पहले मेरी बातों को सुनिए, उसके बाद अपनी भाषा में उस बात को लिखिए। बेशक अगर मैं कोई लाइन एक लाइन में कोई बात बोल रहा हूँ, तो आप अपनी भाषा में उसको 1.5 लाइन में लिखिए, लेकिन आप उसको अपनी भाषा में नोट्स बनाइए, ठीक है। तो महिला के साथ दफन बच्चे का कंकाल। अच्छा, एक चीज हमें हड़प्पा से और प्राप्त हुई, एक चीज हमें हड़प्पा से और प्राप्त हुई कि हड़प्पा से हमें जो कंकाल प्राप्त हुए, हड़प्पा से हमें जो कंकाल प्राप्त हुए, उन कंकालों में गठियाबाई रोग के साक्ष्य मिले। क्या मिले, गठियाबाई रोग के साक्ष्य। गठियाबाई आप जानते होंगे, एक रोग होता है जिसमें जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, जो हमारे जो बोन जॉइंट्स होते हैं, जोड़ों में जो दर्द होता है, तो जोड़ों की दर्द को क्या बोला जाता है, एक रोग होता है गठियाबाई। तो हड़प्पा से जो कंकाल प्राप्त हुए, उन कंकालों में गठियाबाई रोग के साक्ष्य मिले, ठीक है। गठियाबाई रोग की पुष्टि की गई, गठियाबाई रोग की पुष्टि की गई, ठीक है। इस बात को भी लिखिए, इस बात को भी लिख लीजिए, प्राप्त कंकालों में लिख लो, ठीक। 12वां पॉइंट, प्राप्त प्राप्त कंकालों में, प्राप्त कंकालों में गठियाबाई गठियाबाई रोग के साक्ष्य, ठीक है। प्राप्त कंकालों में गठियाबाई रोग के साक्ष्य, ठीक है। प्राप्त कंकालों में गठियाबाई रोग के साक्ष्य। तो इतनी सारी चीजें, इतनी जानकारी हमें हड़प्पा से प्राप्त हुई, इतनी जानकारी हमें हमें सिंधु घाटी सभ्यता की इतनी जानकारी हमें हड़प्पा से प्राप्त हुई, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद हम मोहनजोदाड़ो की बात करेंगे, मोहनजोदाड़ो की बात करेंगे। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पर मैंने जो शुरुआत में बताया कि आज पाकिस्तान में इस क्षेत्र को, हड़प्पा वाला जो क्षेत्र है, आज पाकिस्तान में इसको किस नाम से जाना जाता है, तो आप कह देंगे कि भैया आपने शुरुआत में बताया, शाहीवाल जिले के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, शाहीवाल जिला, ठीक है, शाहीवाल जिला, शाहीवाल जिला, ठीक है, शाहीवाल जिला।
शाहीवाल जिले के नाम से आज पाकिस्तान में इस क्षेत्र को जाना जाता है। ठीक है, शाहीवाल जिले के नाम से। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद हम मोहनजोदाड़ो देखते हैं। चलिए, अब हम बात करेंगे कि मोहनजोदाड़ो से कौन कौन से साक्ष्य हमको प्राप्त हुए, सभ्यता की कितनी जानकारियां हमको प्राप्त हुई मिली। ठीक है, मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो, ठीक। मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो की बात की जाए तो मोहनजोदाड़ो को दो बात आपको ध्यान रखना है। मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। क्या कहा गया? मृतकों का टीला कहा गया। और मोहनजोदाड़ो को हड़प्पा की राजधानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हड़प्पा की राजधानी मोहनजोदाड़ो को कहा जाता है। ठीक है, हड़प्पा की राजधानी मोहनजोदाड़ो को कहा जाता है। ठीक है, हड़प्पा की राजधानी। ठीक है, हड़प्पा की एक तो इसको कहा जाता है हड़प्पा की राजधानी। हड़प्पा की राजधानी इसको कहा जाता है, हड़प्पा की राजधानी। और क्या कहा जाता है? और इसको कहा जाता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। मृतकों का टीला इसको कहा जाता है। मृतकों का टीला। और हड़प्पा की राजधानी मोहनजोदाड़ो को कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि मोहनजोदाड़ो से हमें कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए। तो मोहनजोदाड़ो से हमें सूती कपड़ा प्राप्त हुआ। अभी अभी मैंने बताया हड़प्पा से हमें कपास की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए। किसकी? कपास की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए। लेकिन मोहनजोदाड़ो से हमें सूती कपड़ा प्राप्त हुआ। वहां से हमें कपास की खेती, यहाँ से सूती कपड़ा प्राप्त हुआ। ठीक है, तो पहला लिखेंगे सूती कपड़ा। सूती कपड़ा क्या प्राप्त हुआ? सूती कपड़ा प्राप्त हुआ। सूती कपड़ा प्राप्त हुआ। अच्छा, सूती कपड़ा प्राप्त हुआ। अन्नागर। अन्नागार, ठीक है, अन्नागार। अन्नागार मतलब कि अन्न के गोदाम, है ना? अन्न के गोदाम हमको प्राप्त हुए। यानी कि इस सभ्यता में ऐसी व्यवस्था ये रखते थे कि अगर अगर अकाल पड़ जाए तो अन्नागार में इतना अन्न होना चाहिए, इतना अन्न पहले से वो स्टोर करके रखते थे ताकि उनको ज्यादा समस्या का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो अन्नागार मिले। अन्नागार, ठीक है, अन्नागार। और ये ऐसे नहीं थे, एकदम विशाल गोदाम थे, विशाल गोदाम थे। ठीक है, क्या थे? सभी भाई बहन मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। मैंने कहा कि हमें सूती कपड़ा प्राप्त हुआ। अन्नागार, और अन्नागार विशाल गोदाम के रूप में हुआ करते थे। ठीक है, अन्नागार के बाद स्नानागार। अन्नागार के बाद स्नानागार। अन्नागार के बाद स्नानागार। स्नानागार यानी कि जो स्नान करने का स्थान था वो हमको प्राप्त हुआ। अब आप कहोगे कि भैया क्या हड़प्पा कालीन घरों में स्नान करने की व्यवस्था नहीं थी? लेकिन स्नानागार जो मेरा एक ये विशाल स्नानागार था। ऐसा हो सकता है, ऐसा अनुमान था कि शायद किसी विशेष अवसर पर, किसी पर्व पर यहाँ के लोग यहाँ पर क्या करते होंगे? स्नान करते होंगे। और यहाँ का जो स्नानागार मिला, मोहनजोदाड़ो से जो स्नानागार मिला, उसमें उसमें दोनों तरफ सीढ़ियां थी। उत्तर में भी सीढ़ियां थी और दक्षिण में भी सीढ़ियां थी। तो इस प्रकार व्यवस्था थी। दोनों दोनों ओर इस स्नानागार की सीढ़ियां थी। उत्तर में भी सीढ़ियां थी, दक्षिण में भी सीढ़ियां थी। ठीक है,
अगर डिजिटल बोर्ड होता तो आपको उसका चित्र भी दिखाते, है ना? लेकिन आपके सपोर्ट के बाद वो भी आएगा तो आपको एकदम चित्र दिखाएंगे, लेकिन इस चैनल पर आपको कभी भी चीजों को पीडीएफ के माध्यम से नहीं दिखाया जाएगा, हाथों से ही सारी बातों को व्यवस्थित तरीके से लिखा जाएगा, ताकि वो ज्यादा बच्चों के छात्रों की वो ज्यादा बातें समझ में आती है। हिस्ट्री में सबसे मेन बात यही है कि बातें याद रह जाए, तो हाथ से जो चीज लिखी जाएंगी वो ज्यादा याद रहती है, ठीक है? तो मैंने आपको बताया मोहनजोदाड़ो, सूती कपड़ा, अन्नागार, स्नानागार। अच्छा, और क्या मिला? और नृत्य करती नारी की मूर्ति, नृत्य करती स्त्री का चित्र, नृत्य करती स्त्री का चित्र, ठीक है? नृत्य करती स्त्री का चित्र, नृत्य करती स्त्री का चित्र। और क्या मिला? पुजारी की मूर्ति, पुजारी की पुजारी की मूर्ति, पुजारी की मूर्ति, ठीक है? पुजारी की मूर्ति, पुजारी की मूर्ति, पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुई, ठीक है? नृत्य करती नारी का चित्र, ठीक है? चित्र या फिर मूर्ति, ठीक है? पुजारी की मूर्ति, पशुपतिनाथ की मूर्ति, पशुपतिनाथ की मूर्ति। जैसे आज हम अपने शिव जी को मानते हैं, जैसे आज हम अपने शिव जी को मानते हैं, ऐसे ही ऐसे ही इनके 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 रहे थे, इनके कौन थे? पशुपतिनाथ, ये पशुपति नाथ को मानते थे, ठीक है? तो इनके शिव जी रहे होंगे, संभव था वो उनके कौन रहे होंगे? शिव जी रहे होंगे, ठीक है? तो पशुपतिनाथ की मूर्ति, पुजारी की मूर्ति, नृत्य करती नारी की मूर्ति, ठीक है? या मूर्ति लिख लो, नृत्य करती नारी की मूर्ति, नृत्य करती नारी की मूर्ति, पुजारी की मूर्ति, पशुपतिनाथ की मूर्ति, और हाथी का हाथी का कपालखंड सिर, हाथी का हाथी का कपालखंड सिर, ठीक है? हाथी का कपालखंड सिर लिखेंगे, हाथी का कपालखंड, हाथी का कपालखंड सिर, ठीक है? हाथी का कपालखंड सिर, हाथी का कपालखंड, हाथी का हाथी का कपालखंड सिर प्राप्त हुआ, हाथी का कपालखंड सिर, हाथी का कपालखंड सिर, ठीक है? हाथी का कपालखंड सिर, ठीक, हाथी का कपालखंड सिर, ठीक है? और क्या प्राप्त हुआ? मोहनजोदाड़ो से। और हमको प्राप्त हुआ कुम्हारों की बस्ती, क्या प्राप्त हुआ? कुम्हारों की बस्ती, कुम्हारों की बस्ती, ठीक है? कुम्हारों की बस्ती प्राप्त हुई, ठीक है? कुम्हारों की बस्ती लिखेंगे, कुम्हारों की बस्ती, 9th लिखेंगे, कुम्हारों की बस्ती, कुम्हारों की बस्ती प्राप्त हुई, कुम्हारों की बस्ती, ठीक है? कुम्हारों की बस्ती। इसके बाद इधर देखेंगे, कुम्हारों की बस्ती के बाद नौ नौ चीजें मैंने बताई, नौ चीजें बताई के बाद जल्दी से देखेंगे। सूती कपड़ा, अन्नागार, स्नानागार, नृत्य करती नारी की मूर्ति, नृत्य करती नारी की मूर्ति, पुजारी की मूर्ति, पशुपतिनाथ की मूर्ति, हाथी का कपालखंड सिर, और कुम्हारों की बस्ती, कुम्हारों की बस्ती, ठीक है? 10वां पॉइंट लिखेंगे, 10वां पॉइंट लिखेंगे, 10वां पॉइंट लिख लेंगे, सभा भवन के साक्ष्य, सभा भवन के साक्ष्य,
सभा भवन के साक्ष्य। 11वां पॉइंट लिखेंगे सभा भवन के साक्ष्य, सभा भवन के साक्ष्य, सभा भवन के साक्ष्य। इसके बाद लिखेंगे कुम्हारों की बस्ती। ठीक है, हाँ, दुगल दुगल समाधान। मोहनजोदाड़ो से हमें दुगल समाधान के साक्ष्य मिले। अब ये दुगल समाधान क्या होता है? दुगल समाधान होता है कि दो करीबी कब्र हमको मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई। दो करीबी कब्र, जैसे आज हम देखते हैं कब्रिस्तान में, जैसे एक ही परिवार के अगर दो लोगों की मृत्यु हो जाती है तो उनका जो कब्र है वो पास पास में बना देते हैं। ठीक है, तो दुगल समाधान के साक्ष्य हमको प्राप्त हुए, यानी कि दो करीबी कब्र, दो दो करीबी कब्र हमको मिली। क्या मिली? दो करीबी कब्र। ठीक है, दो दो करीबी, दो कभी करीबी कब्र, दो करीबी कब्र। ठीक, दो करीबी, दो करीबी कब्र हमको मिली। ठीक है, दो करीबी कब्र हमको, दो करीबी कब्र हमको यहाँ से प्राप्त हुई। ठीक है, अच्छा, और क्या प्राप्त हुआ? और मोहनजोदाड़ो से हमें जो मोहरें प्राप्त हुई, मोहनजोदाड़ो से हमें जो मोहरें प्राप्त हुई, उन मोहरों पर जो चित्र था वो 7 लोगों का एक साथ एक कतार में खड़े हुए थे। मैंने कहा कि मोहनजोदाड़ो से हमें जो मोहरें प्राप्त हुई, उन मोहरों पर एक चित्र जो था, उस चित्र में 7 लोग एक कतार में खड़े हुए थे। कैसे खड़े हुए थे? 7 लोग एक कतार में खड़े हुए थे। तो ऐसी ऐसी चित्र वाली कुछ मोहरें हमको प्राप्त हुई, ऐसी चित्र वाली कुछ मोहरें हमको प्राप्त हुई। ठीक है, 7, 12वां पॉइंट लिखेंगे, मोहरें हमें यहां से कैसे मिली? मोहरें कैसी मिली? एक कतार में, एक कतार में, एक कतार में खड़े, एक कतार में खड़े 7 लोग। ठीक है, एक कतार में खड़े 7 लोगों का चित्र। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे एक कतार में खड़े 7 लोगों का चित्र हमको प्राप्त हुआ। तो इतनी सारी बातें हमको कहाँ से पता चली? मोहनजोदाड़ो से पता चली। इतनी सारी बातें, इतनी सारी बातें हमें मोहनजोदाड़ो से पता चली। ठीक है, सूती कपड़ा, अन्नागार, स्नानागार, नृत्य करती नारी की मूर्ति, पुजारी की मूर्ति, पशुपतिनाथ की मूर्ति, हाथी का कपाल खंड, सिर, कुम्हारों की बस्ती। फिर मैंने आपको इधर बताया सभा भवन के साथ दो करीबी कब्र और एक कतार में खड़े 7 लोग, एक कतार में खड़े 7 लोग हमको मतलब मोहरे मिली, जिन मोहरों पर चित्र में 7 लोग एक कतार में खड़े हुए थे। और हमने हमने अनुमान लगाया कि एक साथ कतार में खड़े 7 लोग, तो संभवतः इस सभ्यता के ये सप्त ऋषि रहे होंगे। संभवतः संभवतः वो ये 7 लोग इनके सप्त ऋषि रहे होंगे, जिनका चित्र उन्होंने मुद्राओं अपने मोहरे हैं उन पर था। ठीक है, तो संभवतः ये कौन कैसे लोग रहे होंगे? इनके सप्त ऋषि। ठीक है, ये इनके सप्त ऋषि रहे होंगे। कौन रहे होंगे? ये इनके सप्त ऋषि रहे। ठीक है, तो हमने ये माना कि संभवतः ये इनके सप्त ऋषि रहे होंगे। ठीक है, तो इतनी सारी बातें हमको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई, इतनी सारी बातें हमको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद हम चनहुदड़ो देखते हैं। ठीक है, चनहुदड़ो से क्या क्या प्राप्त हुआ। ठीक, चलिए, ठीक है, अब हम देखेंगे चनहुदड़ो। ठीक है, चनहुदड़ो देखेंगे।
चनहुद्र। चनहुद्रों की बात की जाए, पहले मुझे बताएंगे चनहुद्रों, मैंने कल की क्लास में बताया चनहुद्रों की खोज कब की गई, जल्दी से बताएंगे एक बार। चनहुद्रों की खोज जल्दी से बताएंगे एक बार। मैंने कल बताया था चनहुद्रों की खोज 1934 में की गई थी, 1934 में की गई थी। कब की गई थी? 1934 में, ठीक है। और किसके द्वारा की गई थी? गोपाल दास मजूमदार के द्वारा की गई थी, ठीक है। अच्छा, चनहुद्रो कौन सी नदी के तट पर? चनहुद्रो कौन सी नदी के तट पर? जल्दी से बताएंगे। चनहुद्रो कौन सी नदी के तट पर? तो सिंधु नदी के तट पर। और सिंधु नदी के कौन से तट पर? बाएं तट पर। मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के दाएं तट पर, यानी कि राइट हैंड पर, और चनहुद्रो सिंधु नदी के लेफ्ट हैंड पर, ठीक है, बाएं तट पर, ठीक है। चनहुद्रो को औद्योगिक नगर कहा गया। चनहुद्रो को क्या कहा गया? औद्योगिक नगर, इंडस्ट्रियल एरिया कहा गया, ठीक है। चनहुद्रो को क्या कहा जाता है? चनहुद्रो को कहा जाता है औद्योगिक नगर। औद्योगिक नगर इसको कहा गया, ठीक है। औद्योगिक नगर इसको कहा गया, क्या कहा गया? औद्योगिक नगर, इंडस्ट्रियल एरिया, औद्योगिक नगर। अच्छा, क्या क्या प्राप्त हुआ? तो यहां से अब यहां से जो मेरी बहनें हैं उनके काम की चीज यहां से प्राप्त हुई। जो मेरी बहनें हैं, हाँ, उनके काम की चीज यहां से प्राप्त हुई, क्या? श्रृंगार की वस्तुएं, ठीक है। तो जो भी मेरी छोटी बहनें हैं उनकी काम की चीज यहाँ पर प्राप्त हुई, वो है श्रृंगार की वस्तुएं, ठीक है। श्रृंगार की वस्तुएं यहाँ से प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुआ? श्रृंगार की वस्तुएं यहाँ से प्राप्त हुई, यानी कि काजल, कंघी, है ना, आभूषण, ये श्रृंगार की वस्तुएं। श्रृंगार की वस्तुएं यहाँ से प्राप्त हुई। 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 भाई, श्रृंगार तो इस सभ्यता की महिला भी करती होंगी, ठीक है। श्रृंगार तो वो किसी भी सभ्यता की महिला हो, श्रृंगार तो करती ही होंगी, ठीक है। हाँ, हालांकि हालांकि सुंदरता किसी भी व्यक्ति की उसके स्वभाव से होती है, उसके कार्यों से होती है, उसके मन से होती है, ठीक है। लेकिन फिर भी हाँ, चनहुद्रों से क्या प्राप्त हुआ? श्रृंगार की वस्तु। श्रृंगार की वस्तुएं जैसे कि काजल, कंघी, आभूषण, लिपस्टिक, ये चीजें प्राप्त हुई, ठीक है। तो श्रृंगार की वस्तुएं प्राप्त हुई। और क्या प्राप्त हुआ? और क्या प्राप्त हुआ? दूसरी चीज लिखेंगे, सेकेंड पॉइंट लिखेंगे। श्रृंगार की वस्तुओं के साथ, श्रृंगार की वस्तुएं, और अब जब श्रृंगार की वस्तु यहाँ से प्राप्त हो रही है ना, श्रृंगार की वस्तु यहाँ से प्राप्त हो रही है, आभूषण यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। तो श्रृंगार की चीजें भी यही बनती होंगी, आभूषणों की चीजें भी यही बनती होंगी। तो मोती बनाने का, मनका, है ना, मनका यानी कि मोती, मनका लिखो, मनका, ठीक, मनका, मनका यानी कि मोती। मनका बनाने का, मनका बनाने का कारखाना, मनका बनाने का कारखाना प्राप्त, क्या प्राप्त हुआ? मनका बनाने का कारखाना, यानी कि मोती बनाने का कारखाना, ठीक है। मोती बनाने का कारखाना यहां से प्राप्त हुआ। तीसरी चीज, बिल्ली का, बिल्ली का पीछा, बिल्ली का पीछा करते कुत्ते का चित्र, बिल्ली का पीछा करते करते कुत्ते का चित्र, ठीक है। तो बिल्ली का पीछा करते कुत्ते का चित्र यहां से प्राप्त हुआ। बिल्ली का पीछा, बिल्ली का पीछा करते कुत्ते का चित्र यहां से प्राप्त हुआ। बिल्ली का पीछा करते कुत्ते का चित्र यहां से प्राप्त हुआ। और क्या प्राप्त हुआ? यहां से जो मोहरें प्राप्त हुई ना, यहां से जो मोहरें प्राप्त हुई ना, उन मोहरों पे, जैसे मोहनजोदाड़ो में मैंने अभी अभी आपको बताया
कि मोहनजोदाड़ो में से जो मोहरे प्राप्त हुए, मोहरों पर जो चित्र था, उस चित्र में 7 लोग एक कतार में खड़े हुए थे। ठीक उसी प्रकार चनहुदड़ों से जो मोहरें प्राप्त हुई, उन मोहरों पर घड़ियाल मछली का चित्र था। किसका चित्र? घड़ियाल मछली का चित्र। ठीक है, तो लिखेंगे यहां से जो मोहरें प्राप्त हुई, यहां से जो मोहरें प्राप्त हुई उनमें घड़ियाल घड़ियाल मछली का चित्र था। किसका? घड़ियाल मछली का चित्र। ठीक है, यहां से प्राप्त मोहरों पर क्या था? घड़ियाल मछली का चित्र था। ठीक है, तो यहाँ से घड़ियाल मछली का चित्र था उन मोहरों के ऊपर। ठीक है, उन मोहरों के ऊपर घड़ियाल मछली का चित्र था। क्या था भाई? घड़ियाल मछली का चित्र था। ठीक है, घड़ियाल मछली का चित्र यहाँ से प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इतनी चीज हमें जो है चनमुद्रों से प्राप्त हुई। चनमुद्रों को क्या कहा गया, एक बार बताएंगे। चनमुद्रों को क्या कहा गया? चनमुद्रों को औद्योगिक नगर कहा गया। चनमुद्रों को क्या कहा गया? औद्योगिक नगर। यहाँ पर क्या कहा गया? ठीक, चनमुद्रों को औद्योगिक नगर यहाँ पर कहा गया। ठीक है, चनमुद्रों को औद्योगिक नगर यहाँ पर कहा गया। ठीक है, बाकी बाकी इसके बाद लोथल भी देख लें। कल की क्लास में ही देखते हैं, करीबन 40 मिनट हो चुके हैं। कल की क्लास में हम बाकी जो लोथल कालीबंगा और क्या राखी गढ़ी, तो इन सारे स्थलों को हम कल देखेंगे कि उन स्थलों से क्या क्या वस्तुएं हमको प्राप्त हुई, कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करेंगे, चैनल से जुड़ना चाहते हो, अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ेंगे। मिलते हैं अगली क्लास।